वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत ही इमोशन से भरा हुआ भी होगा। अच्छा, बल्लेबाजों की बात करें तो रसेल का नाम अगर ना लिया जाए तो अधूरी सी रह जाएगी हमारी चर्चा। मतलब तूफान है ना, जबरदस्त, धमाकेदार, शानदार, ऐसे बहुत सारे लफ्ज हैं जो उनके लिए कहे जा सकते हैं। आज कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं हम उनसे? आंद्रे रसल से आप हर बार उम्मीद लगाते हैं क्योंकि आप उसी तरीके के वो खिलाड़ी हैं। आंद्रे रसल का आज हमने वीडियो भी अपने स्पोर्ट्स 9 पे अपलोड किया जिसमें उनका इंटरव्यू भी है। हाँ, उसके अंदर वो खुद बोल रहे हैं कि भाई मेरा काम है बाउंड्रीज लगाना और मैं ये कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खुशी उन फैंस को दूं जो हमको इतने साल से नहीं देख पाए अपने होम ग्राउंड पर। ईडन में आकर उनको भी खुशी है, वो ग्राउंड उनको सूट भी करता है। रसल का आपने नाम बहुत सही लिया, वैसे तो आपने कपड़े रेड पहने हैं, आरसीबी के आप फैन लग रहे हो, ठीक है, मगर रसल जो है वो आरसीबी के खिलाफ चलते हैं। 200 का स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल सही बोला। 200 का स्ट्राइक रेट है, कुछ 13 इनिंग्स खेली हैं और 300 प्लस रन बनाए हुए हैं और कोई तोड़ ऐसा नहीं है जो रसल का आरसीबी के पास हो। मगर अगर रसल का दिन हुआ तो वो आरसीबी को जो है नाको चने चबवा सकते हैं, ये दम उनके अंदर है। मगर वो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आते हैं, एक तरीके से फिनिशर का रोल अदा करते हैं। रसल तक आते आते बात जो है ना वो बिगड़नी नहीं चाहिए। आपको ऊपर से स्टार्ट मिले, मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक परफॉर्म करे, रसल को आखिरी 5-6 ओवर मिले ताकि वो आके धूम धड़ाका कर सके, ज्यादा से 7 ओवर। मगर अगर ऊपर से विकेटें जल्दी गिर जाएंगी जैसा पिछले मैच में हुआ तो फिर मुश्किल होगी यहां पर रसल को भी, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा कि वो उस प्रेशर में फिर बंदा क्रम्बल करता है। 35 या 36 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए थे, अच्छे नजर आ रहे थे, निक में नजर आ रहे थे। प्रैक्टिस करते हुए उनके विजुअल्स आए, वो भी हमने स्टोरी में लगाए हैं स्पोर्ट्स 9 पे जो अपलोड किए। वहां पर भी उनके बल्ले से जो आवाज निकल रही है, वो बल्ले से जो खनक निकलती है ना बल्लेबाज की जब बॉल लगती है, उसका एक अलग ही मजा होता है और उससे पता लगता है कि वो कितने फॉर्म में है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे निक में है रसल, उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पिछली बार उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई गई थी तो वो आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनका इस्तेमाल दिग्गजों के खिलाफ जरूर किया जाएगा। खैर उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर रसेल की बात कर ली है तो एक और बल्लेबाज है जो कमतर तो नहीं है किसी से, मतलब उनको भी विस्फोटक नाम दिया जा सकता है ना, सुनील नरेन की अगर बात करें तो आज उनका भी चलना उतना ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बल्कि ये कहूंगी। देखिए ये दोनों वेस्ट इंडियन जो है ना, हाँ। ये केकेआर की जान है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलट सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ऑलराउंडर है जो कि बल्लेबाजी कर सकता है और गेंदबाजी भी कर सकते हैं, मैच अपने दम पर जिता सकते हैं, मैच को पलट सकते हैं। तो ये केकेआर की जान है। केकेआर की बैटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप टॉप 5 देखोगे तो उसके अंदर कोई मार्की खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएगा, मतलब कि कोई भारी नाम, कोई इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को साबित कर चुका नाम, कोई बहुत ऐसा नाम जो कि बहुत एक्सप्रेसिव हो, इस तरीके का नाम नजर नहीं आएगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है तो वो ऊपर का टॉप 5 जो है थोड़ा सा हल्का नजर आता है। मगर T20 के अंदर वो हल्के भारी का फर्क जो है तब मिट जाता है जब आपके डोमेस्टिक खिलाड़ी अच्छा करने हैं। और अच्छे करने की कोई डेफिनेशन जो है T20 के अंदर साफ है कि आप चाहे 10 गेंदें खेलो मगर 25 रन बना के चले जाओ। तो वो डेफिनेशन अगर उस डेफिनेशन पे टॉप 5 भी खड़े उतरते हैं तो फिर वो काम बन जाएगा, बाकी की वो ऑलराउंडर संभाल लेंगे। मगर जो 2 नाम आपने लिए, सुनील नरेन, आंद्रे रसल, केकेआर, इन पे बहुत डिपेंड करती है और बहुत जरूरी है आज उनका अच्छा खेलना, क्योंकि आपने जैसे बोला केकेआर की टीम अच्छी है, अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों उनका जो टॉप ऑर्डर है मतलब उसका थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के खिलाड़ियों के कंधे पे काफी दारोमदार आज टिका हुआ है। फिर हम बात कर लेंगे अगर कैप्टन साहब के नीतीश राणा की, तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और उनके ऑपोजिट में है जो कि 200 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं फाफ की। तो आपको क्या लगता है, नीतीश राणा थोड़े घबराए होंगे या फिर आपको लगता है कि रसेल और नरेन की वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा? देखो युवा खिलाड़ी है, कप्तानी मिली है, उन पर बात करते हैं, मगर इससे पहले व्यूअर्स को प्लेइंग 11 का अपडेट दे देते हैं। प्लेइंग 11 आ गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग पहले बल्लेबाजी उनको करनी पड़ रही है टॉस हारकर। उनका प्लेइंग 11 बता दे, मनदीप सिंह और रहमानुल्लाह गुरबाज जो पिछले मैच में भी जिन्होंने ओपनिंग की थी। रहमानुल्लाह गुरबाज जो है विकेट कीपर है, अफगानिस्तान के हैं, विस्फोटक ओपनर माने जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर नीतीश राणा कैप्टन, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन, सुयाश शर्मा, टिम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। यहां पर जो है अनुकूल रॉय को इस बार जगह नहीं मिली है, रिंकू सिंह को खिलाया गया है, शार्दुल ठाकुर है, सुनील नरेन है, टिम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। तो 2 स्पिनिंग यहां पर ऑप्शन हो गए आपके, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती। साथ में तेज गेंदबाजी में टिम साउदी, उमेश यादव और आंद्रे रसल उनका साथ देंगे। बाकी सारे आपके बल्लेबाज हैं।
घुमा फिरा के बात वही है जो हमने अभी करी कि उनके ऑलराउंडर्स उनकी जान है। डोमेस्टिक प्लेयर्स को अच्छा करना होगा। उनके जो कोच हैं चंद्रकांत पंडित, जिनको बहुत माना जाता है, बहुत उन्होंने टीमों को जो है रणजी में चैंपियंस बनाया है, ओवरऑल किया है। थोड़ी थ्योरीज भी उनकी अलग है, सोचने का नजरिया अलग है, गेम को देखने का नजरिया अलग है। देखते हैं कि वो अब क्या नया लेके आते हैं। इंप्लीमेंट तो देखिए कोच चाहे जितना भी कर ले, वो कैप्टन को करना पड़ेगा। नीतीश राणा की आप बात कर रहे थे कि भाई एज ए कैप्टन फैफ डू प्लेसी के आप अपोजिट रखेंगे। देखिए फैफ के अपोजिट आप नहीं रख सकते हो, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी भी कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं, मगर यंग खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमने उमेश यादव से भी बातचीत की थी, वो इंटरव्यू भी हमने अपने स्पोर्ट्स 9 पे अपलोड किया है। वहां पर भी उन्होंने बोला कि भाई देखो नया खिलाड़ी है, नई सोच के साथ आ रहा है और हर मैच के साथ सीखेगा। पिछले मैच में कुछ गलतियां हुई, आंद्रे रसल से आपने बॉलिंग नहीं कराई, या तो वो फिट नहीं थे या फिर आपने कराई नहीं। उमेश यादव से आपने डेथ में नहीं कराई, अनुकूल रॉय को आपने यूज नहीं किया, 5 गेंदबाजों का आपने इस्तेमाल किया, जबकि इन्हें पूरा 5 ही का किया, 6 या 7 का करना चाहिए। आपके पास वैरायटी होनी चाहिए ना, आप क्यों प्रेडिक्टेबल हो जाओगे। तो नीतीश राणा ये सारे गुर जो है धीरे धीरे सीखेंगे और उम्मीद करते हैं कि अब जब अपने होम ग्राउंड पे ईडन गार्डन्स पर नीतीश राणा कैप्टनसी कर रहे हैं, घबराहट तो नहीं होगी। कर चुके हैं डोमेस्टिक लेवल पे और आईपीएल को खेलते हुए या इस T20 लीग को खेलते हुए उनको टाइम हो गया है, तो घबराहट तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, मगर कुछ नया है, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको निभाना है और उसमें कोई भी सीख के पैदा नहीं होता कप्तानी, वो आप धीरे धीरे सीखते ही हो। जितनी जल्दी आप ग्रास्प कर सकते हो उतने बेहतर आप कप्तान बन जाते हो। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बैटिंग की भी बात हो गई और बैटिंग लाइनअप की भी बात हो गई केकेआर की, तो एक बार ईडन गार्डन की बात करनी होगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक वेन्यू नहीं है, वो एक ग्राउंड नहीं है, वो एक इमोशन है क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हमेशा से जो बंगाल के फैंस रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स रहे हैं, क्योंकि वो खेल प्रेमी कहे जाते हैं। कि मतलब जैसे लॉर्ड्स की बात करें, सिडनी की बात करें, अगर इंडिया में किसी ग्राउंड की बात की जाएगी तो ईडन गार्डन की बात की जाएगी। वो बड़ा सा मैदान है ना, मतलब बचपन की गूज बम्स आ जाते हैं उसके बारे में सुन के, वो चौके छक्कों की बरसात। क्या आज वही मैच देखने के लिए मिलेगा व्यूअर्स को? देखिए ईडन गार्डन्स की जहां तक बात है, आपने उसको अच्छे से समअप करने की कोशिश की है। ईडन गार्डन्स जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है और एक तरीके से पहचान है। अगर आप कोलकाता जाते हो तो कोलकाता की कई पहचान है, उनमें से ईडन गार्डन भी एक आइकॉनिक जो है बिल्डिंग है, जो वो पहचान है। बहुत ऐतिहासिक टेस्ट मैचेस यहां पर खेले गए जिन्होंने क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया इंडिया के अंदर। आप 2001 की वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ले लीजिए, हरभजन सिंह की परफॉर्मेंस ले लीजिए, यहां पर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने जो करके दिखाया था। तो बहुत सारे मैचेस यहां पर ऐसे खेले गए हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं। आप 96 के वर्ल्ड कप तक चले जाइए तो बहुत पुराना मैदान है, बहुत ऐतिहासिक मैदान है, लोगों की इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं। और आपने जैसे कहा ना, कोलकाता के लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल भी होते हैं, इमोशनल कनेक्ट है उनका दादा की वजह से भी, ईडन गार्डन्स की वजह से भी, इस मैदान से। तो इस मैदान पे वो भर भर के आते हैं, ठीक है, केकेआर को सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास खबरें ये भी हैं कि शाहरुख खान भी आज स्टैंड्स में जो है वो शायद केकेआर को सपोर्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। अपने नाइट राइडर्स को तो एक हौसला, एक जोश, एक जुनून, वो एक अलग लेवल पे जाता है, क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ बैठते नहीं है, वो उछलते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं, दिखाते हैं। बिल्कुल है वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल वो अपना अंदाज दिखाते हैं स्टैंड से, अपनी टीम को जो है वो अपना सपोर्ट दिखाते हैं। और टीम भी जो मोटिवेटेड रहती है कि भाई वो जोश जो है जो बाहर ओनर में दिख रहा है, जो स्टैंड्स में आपको जो लोग बैठे हैं उनमें दिख रहा है, वो जोश जो है फिर वो खून में बहता भी है उन खिलाड़ियों के जो वहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं आपको एक स्टैट बता दूं, यहां पर व्यूअर्स को भी ये जानना जरूरी है कि कुल जो है 10 मैचेस जो है यहां पर खेले गए हैं ईडन गार्डन्स पर आरसीबी और केकेआर के बीच में, और 6 बार जो है वो केकेआर जीती है, क्योंकि वो इमोशंस रन हाई करते हैं आपके ऊपर कि आप जो है फिर वो रश होता है। बिल्कुल, आप मैच हारना नहीं चाहते, किसी कीमत पे नहीं हारना चाहते, क्योंकि अगर आप अपने घर में अपना गढ़ ही लूज कर दोगे तो फिर उसके बाद आप कहां जाओगे। मतलब ये 2014 में ये टीम चैंपियन बनी थी, 2 बार की चैंपियन रह चुकी है, 2021 तक फाइनल तक पहुंची थी। उम्मीद ये करते हैं कि इस बार भी ये टीम जो है बेहतर शो पेश करेगी। पिछले मैच में हार जरूर गए थे, मगर व्यूअर्स को भी ध्यान होगा कि ये अगर वो फुल मैच होता तो शायद किसी और भी तरफ जा सकता था। बारिश की वजह से डीएलएस नियम के तहत जो है 7 रनों से केकेआर की टीम हारी थी। टीम मजबूत है, हाँ, इनके पास जेसन रॉय को इन्होंने हायर किया है अभी वो अभी टीम के साथ जुड़े नहीं है, प्रोबेबली नेक्स्ट मैच से जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो मां की खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, जो बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। साथ में लिटन दास हैं बांग्लादेश के, वो भी जुड़ जाएंगे। तो फिर बैटिंग में भी ये टीम जो है वो हैवी नजर आएगी, और इन फॉर्म बल्लेबाज हैं दोनों जो टीम के साथ जुड़ने वाले हैं।
तो मतलब फिर मजा आने वाला, आगे आने वाले मैचों में और ज्यादा मजेदार होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मजेदार होने वाला है। अब हमने आपसे केकेआर की बात की, केकेआर का प्लेइंग 11 भी हमने आपको बता दिया, आरसीबी का प्लेइंग की बात तो जरूर करेंगे, मगर आरसीबी का पहले प्लेइंग 11 बताते हैं ताकि ये पता लगे कि आरसीबी की तरफ से जो गेंदबाजी करने आ रहे हैं वो कौन से लोग हैं और क्या मुश्किल वो पेश कर सकते हैं यहां पर केकेआर के लिए। तो आरसीबी के प्लेइंग 11 है विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, शाहबाज अहमद, डेविड विले, कर्ण शर्मा, हर्षल पटेल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज और डेविड विले जो है पिछली बार रेस टॉपली थे मगर उनके कंधे में चोट लग गई थी, तो उनकी जगह जो है डेविड विले को एक ऑटोमेटिक चॉइस है, उनको शामिल कर लिया गया है। दोनों लेफ्ट आर्म से लेफ्ट आर्म, बिल्कुल मैच टू एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। तो डेविड विले, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, आकाशदीप, ये आपके हो गए पेसर्स यहां पे। कर्ण शर्मा और शाहबाज अहमद और माइकल ब्रेसवेल भी स्पिन कर लेते हैं। तो ये आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप है। इस बॉलिंग लाइनअप से हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि वो परेशान करेंगे, खासकर मोहम्मद सिराज जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आरसीबी के लिए अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर दे सकते हैं और उनसे सावधान यहां पर केकेआर को जरूर रहना पड़ेगा क्योंकि इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों की ज्यादा चलती है, कंपैरेटिवली स्पिनर्स की थोड़ी कम चलती है, मगर शुरुआत में जो है तेज गेंदबाजों के लिए मदद जरूर रहती है। वो हुगली से जो हवा चलती है, स्टेडियम के पास नदी है, वहां से जो हवा चल के शुरुआत में आती है और जो नमी होती है उससे फर्क पड़ता है, गेंद जो है घूमती है। तो हवा का रुख जो है वो किधर पलटेगा ये तो खैर मैच जब शुरू होगा, जब मैच खत्म होगा तो हम आपको बता ही देंगे। लेकिन फिलहाल अब आरसीबी के क्या बैटिंग लाइनअप की बात करने पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देर से कोशिश कर आपके फेवरेट विराट कोहली की बात किए बिना तो ये शो ही पूरा नहीं हो सकता। विराट के बारे में कुछ अच्छा बोले, मतलब उनके बारे में मुझे बोलना जितना अच्छा लगता है, सुनना उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, और जब कुणाल बोलेंगे और मजा आएगा। देखिए आप तो फैन हो, मैं उसी एरिया से आता हूं जहां से विराट कोहली आते हैं, वेस्ट दिल्ली से, तो मैं भी उनका उतना ही बड़ा फैन हूं, उतना ही बड़ा सपोर्टर हूं और जबरदस्त फॉर्म में है। मतलब क्या कहना ही क्या, इतना फिट प्लेयर मुश्किल है देख पाना। और उनके साथ जो है फाफ, मतलब आपने पिछली बार मुझे कहा था कि वो भी उतने ही फिट है, फिर मैंने उनके पूरे स्टैट्स चेक किए और एक्चुअली दोनों प्लेयर ने जो पिछली बार कमाल किया था, जो साझेदारी की थी बल्लेबाजी में और जो फोड़ो काम किया था, मतलब मैं वही देखना चाहती हूँ बिल्कुल। और उम्मीद भी यही करते हैं कि विराट कोहली और फैफ डू प्लेसी उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। आरसीबी के फैंस को उम्मीद होगी कि वो उस फॉर्म को कंटिन्यू रखें। किंग कोहली ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, और जिनको भी उनकी फॉर्म को लेकर थोड़ी बहुत शंकाएं थी कि भाई उनकी फॉर्म कितनी अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पहले T20 फिर ओडीआई, उसके बाद टेस्ट मैचेस में 100 बना दिया, और यहां पर आते ही फर्स्ट मैच के अंदर जो पिछले बार उन्होंने 110-15 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, फर्स्ट मैच में ही उन्होंने तेजी से रन बना के दिखा दिए, मैच विनिंग पारी खेल के दिखा दी। तो जो भी किसी को शक किया शुबा था, अगर किसी को था व्यूअर्स में से, तो वो दूर हो गया होगा कि वो किस फॉर्म में है, कितने हंगरी हैं और कितना अच्छा अब करना चाहते हैं। प्लस बोझ भी नहीं है कि भाई एक क्या होता है ना, एक खिलाड़ी जो होता है वो कई बार कैप्टेंसी में भी दब जाता है, और अब वो सब चीजें नहीं है, पिछले सीजन से नहीं है वो, तो खैर चलो। मगर आरसीबी ने पिछले 3 सीजन से लगातार प्लेऑफ में जगह बनाई है। उसी तरीके को एक्सटेंशन, मतलब उसका एक्सटेंशन ही मान लीजिए, वो T20 लीग में दोबारा से कर रहे हैं, उसी तरीके की परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। टॉप हैवी टीम है, टॉप के जो 3 आपके बल्लेबाज हैं वो कमाल के हैं। तो आरसीबी की अगर बल्लेबाजी की बात से हम शुरू कर रहे हैं तो विराट कोहली पर बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी। फैफ डू प्लेसी पिछली बार प्लेयर ऑफ द मैच थे, कुछ 73 रन उन्होंने बनाए थे, साथ में कप्तानी बहुत अच्छी की थी, बहुत बेहतरीन की थी। तो आरसीबी पे नजरें रहेंगी। आरसीबी एक तरीके से अगर आप मुझसे पूछें, रेड तो आपने पहना है आरसीबी, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस मैच में ना थोड़ा सा एज है, वो जब तक एज है जब तक कि केकेआर जो है स्कोर बोर्ड पे 190 प्लस ना लगा दें, क्योंकि फिर वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो है वहां पर आएगा। आरसीबी का ओपनर्स अच्छे हैं, आरसीबी के जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है। नाम जरूर बड़े हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में और कम नाम है। मतलब शुरुआत के 5 के बाद जो है टीम थोड़ी हल्की होने लगती है, बल्लेबाजी में हल्की होती नजर आती है। ऊपर से ही अगर वो जीतेंगे तो वो ऊपर से ही रन बना के जीतेंगे। तो ये उनके, और अगर आपको उनको टेस्ट करना है तो आपको जो है अच्छे स्कोर बोर्ड पे केकेआर को यहां पे रन लगाने पड़ेंगे। केकेआर की पहले बल्लेबाजी आई है, एक बार आप दोबारा से सम अप कर दें, जो शायद अभी लोग जुड़े हो कि टॉस का अपडेट क्या है। बिल्कुल सही बात है। देखिए टॉस
जो जीत लिया है आरसीबी ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला इन्होंने किया है। मतलब ये देखना चाहते हैं, फाफ और विराट की जो टीम है ये देखना चाहती है कि आगे ये लोग कितना, केकेआर कितना स्कोर करती है ताकि चेज करने में आसानी हो। वैसे पता नहीं इन्होंने ऐसा सोचा है या नहीं सोचा है, पर मैं ऐसा जरूर सोच रही हूँ क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल तो जरूर रहा होगा। बिल्कुल चल रहा होगा। और विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी, जैसे मैंने पहले बोला कि ये वैसी पिच है जो उनको सूट करती है, क्योंकि यहां पर गेंद जो है वो बल्ले पे आती है, तेजी से आती है, और बाद में जब वो बल्लेबाजी करेंगे तो ड्यू का फैक्टर भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि गेंद बहुत ज्यादा घूमेगी नहीं, सीधा और बल्ले पे आएगी। तो वो पसंद करते हैं कि भाई वो एक तरीके से स्ट्रोक मेकर्स हैं कि गेंद जो है बल्ले पे आए, फंस के ना आए, टू पेस्ट विकेट ना हो। तो ये वो कोशिश जरूर करेंगे। मगर एक इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक मैं आपको और बात बता दूं जो व्यूअर्स भी शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो, कि जैसे एक राइवलरी देखने को मिलती है कि भाई बैंगलोर और चेन्नई के बीच में जो है वो जब मैचेस होते हैं, सदर्न डर्बी जिसे कहते हैं, ठीक है, जब आप एक ये राइवलरी यहां पर भी है, उस लेवल की नहीं है मगर छोटी है, केकेआर वर्सेस आरसीबी की, और ये राइवलरी बहुत पुरानी है। कई ऐतिहासिक मैचेस इन्होंने आपस में इस टी20 लीग में खेले हैं, कभी कोई किसी का पलड़ा भारी रहा है, कभी किसी का रहा है। आरसीबी का मोटा ज्यादातर नहीं रहा है, केकेआर ने उस तरीके से परफॉर्म किया है, मगर वो खिलाड़ी भी उस जमाने में थोड़े से अलग हुआ करते थे, टीम भी थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। इस बार नए कैप्टन श्रेयस अय्यर नहीं है, कितना परफॉर्मेंस वो रिपीट कर पाएंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम आरसीबी की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, आरसीबी की बल्लेबाजी को फंसाना है तो फिर आपको वहीं पर जाना पड़ेगा स्पिनर्स पे, जो आप बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, मैक्सवेल कितने वेल कर सकते हैं इनके लिए, कितना मतलब कितना गड्ढा खोद सकते हैं दूसरों के लिए? मैक्सवेल जो है स्पिन करते हैं। पहला तो उनका अगर करवाना चाहेंगे तो उनसे स्पिन अभी होगी, क्योंकि यहां पर केकेआर की बल्लेबाजी आई है। मगर मैक्सवेल जो है मिड के स्पिनर्स के लिए बहुत फायदा होता नजर नहीं, एक आधा ओवर बीच में डलवा दिया, क्योंकि आप सारे तो नहीं, आप सारे पेसर्स लेके नहीं चलते हो। कर्ण शर्मा के साथ एक आधा ओवर, ब्रेसवेल एक आधा ओवर, ये वो तो वो करके आप निकाल सकते हो। मैक्सवेल जो है विस्फोटक बल्लेबाज है, और वो मतलब इस टी20 लीग के अंदर कई बार ये साबित कर चुके हैं। पंजाब की तरफ से जब वो खेलते थे तो उन्होंने धमाका मचा दिया था, ऐसे शॉट्स खेले थे जैसे सूर्य कुमार यादव अब खेलते हैं, तो उन्होंने उस तरीके के तब खेले थे। मैक्सवेल एक इंजरी से वापस आ रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में वापसी कर ली है। उस तरीके से परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिखा, मगर फिर भी ठीक ठाक है। कितने फिट हैं? एक होता है ना मैच फिटनेस, और एक होता है कि आप रन बनाते हुए आ रहे हो, तो फिर आपकी अलग ही ऑरा रहता है, आपका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। तो मैक्सवेल वो रन बनाते हुए तो नहीं आ रहे उतने, मगर बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। जो मिडिल ऑर्डर है आरसीबी का वो मैक्सवेल पे डिपेंड करता है। दिनेश कार्तिक जो आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं उन पर भी डिपेंड करता है, डीके पे। तो डीके और मैक्सवेल जो है आरसीबी के एक तरीके से मिडिल ऑर्डर के स्टे हैं। अगर ऊपर से कोई विकेट गिरता है तो इन्हीं पे दारोमदार आता है कि फिर ये वहां से खींचे मैच को। और डीके से बेहतर ईडन गार्डन्स को और कोलकाता नाइट राइडर्स को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि डीके ने केकेआर में बहुत वक्त बिताया, कप्तान भी रहे हैं केकेआर के। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मेरे मन में एक बिल्कुल बहुत छोटा सा डर है, हो सकता है कि जो विराट के फैंस हो उनके भी मन में हो, तो विराट के फैन होने के नाते तो ये पूछना बनता है मेरे लिए। बिल्कुल, विराट, फाफ, मैक्सवेल, मतलब इनके लिए एक वर्ड कह सकते हैं कि लाजवाब, है ना? कोई इनका जोर नहीं है। लेकिन सुनील नरेन, जब मैंने देखा है कि मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, जब उनके सामने ये तीनों आते हैं थोड़ा सा संभल के खेलते हुए दिखाई देते हैं। क्या इस बात से मुझे डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि इस बड़े मुकाबले के अंदर एक मिनी फाइट भी देखने को मिलेगी। ट्रम्प कार्ड सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं केकेआर के लिए, अगर उनको बांधना है या फंसाना है कि यहां पर आरसीबी के बल्लेबाजों को, क्योंकि दो चीजें हैं। एक जो स्पिनर्स का इकोनॉमी रेट है, मतलब वो ज्यादा रन नहीं देते हैं, विकेटें उतनी नहीं मिलती है मगर ज्यादा रन नहीं देते हैं स्पिनर्स। मिस्ट्री स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं दोनों, एक्सपीरियंस है। दूसरा, जिन तीन बल्लेबाजों की आपने बात करी उनके पिछले 2-3 सीजन जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा नहीं रहा है, मतलब कि स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत आक्रामक नहीं रहे हैं, विकेट भी गंवाए हैं और रन भी कंपैरेटिवली कम बनाए हैं। मतलब विराट का रिकॉर्ड उमेश यादव के खिलाफ बहुत अच्छा है, मगर सुनील नरेन के खिलाफ अच्छा नहीं
नहीं है, खराब ही कहा जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर यहां पे स्कोर बोर्ड पर केकेआर रन लगा देती है तो फिर केकेआर पावर प्ले में ही सुनील नरेन का इस्तेमाल कर सकती है, वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल कर सकती है कि भाई यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ा जाए, थोड़ा सा कुछ हटके किया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए और इन दो बल्लेबाजों को जो फॉर्म में चल रहे हैं इनके सामने एक डिफरेंट चुनौती पेश की जाए। इनके बल्ले पे जो है गेंद सीधा ना आए, फंस के आए, थोड़ा स्पिन होके आए, थोड़ा सा रुक के आए, दिमाग जो है भटकाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल एक मोमेंटम तोड़ने की जरूरत है। जो मुंबई के साथ उनका मोमेंटम बन गया उसको वह मोमेंटम तोड़ने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है और उसके लिए ये तीनों भी जानते हैं कि सुनील नरेन का इस्तेमाल किया जाएगा या वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आरसीबी की बल्लेबाजी आएगी और केकेआर को उन्हें कंटेन करना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश राणा इन गेंदबाजों का कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही कप्तानी है, यही ट्रिक जो है धोनी अपना के इतने बड़े कैप्टन बने हो कि उन्हें पता है कि कब लेके आना है, किस एंड से लेके आना है। और वो गेंदबाज को ये भी बताते रहते थे कि भाई अब तू जो है ना गुगली डाल दे, अब तू रॉन्ग वन डाल दे, ये इस तरीके की शॉट मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये गाइडेंस जो है ये कप्तान को देनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। मगर इन सब का फायदा तब होगा जब केकेआर स्कोर बोर्ड पर रन लगाएगी। स्कोर बोर्ड का प्रेशर होगा तो आरसीबी क्रम्बल कर सकती है, नहीं तो मुझे ये आरसीबी क्रम्बल होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि विराट में अभी भी ना, जैसे पिछले मैच में भी आपने देखा, जो हंगर है ना मतलब रन बनाने की, मुझे कुछ करना है, वो ना फिर से दिखाई दे रही, जो पहले कभी दिखा करती थी, राइट? कि मतलब रन बटोरने वाली, ऐसा नहीं कि कोई अगर उनको 2 या 3 रन लेना है तो वो दौड़ना नहीं चाहते, नहीं, वो फिट इतना है कि वो उसमें भी बहुत माहिर है। अच्छा, एक और चीज, आपने चक्रवर्ती जी की बात की, ठीक है, बहुत अच्छा खेले वो और उनको विराट ने T20 में खिलाया भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि उनके जो विकेट्स लेने की जो संख्या थी वो काफी कम होती चली गई और अब उनका प्रदर्शन इतना अच्छा तो नहीं माना जाएगा जैसा वो कभी हुआ करते थे। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो फिर से वापस आएंगे अपने पुराने फॉर्म में जिसके लिए माने जाते थे? वो क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? एक मैच लगता है, बड़े एग्रेसिव होकर खुला लेना, क्यों नहीं आ सकते? एक मैच लगता है आपको फॉर्म में होना नहीं होना, एक मैच का नहीं, पर वो काफी टाइम से फॉर्म में नहीं चल रहे। मतलब अगर आप उनके साल दर साल के अगर विकेट्स चेक करें, वैसे आपको पता ही होगा सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके परफॉर्मेंस में ना धीरे धीरे गिरावट आई है। वो देखिए, वो 2-3 साल विराट के भी खराब पड़े। जब विराट जैसे खिलाड़ी के खराब कर सकते हैं तो फिर तो मतलब देखिए, क्रिकेट के अंदर ना चीजें ओवरनाइट चेंज होती हैं, ठीक है। जिंदगी में भी वैसे तो ओवरनाइट चेंज हो सकती है, मगर फिर भी उसमें टाइम लगता है। क्रिकेट में ओवरनाइट चेंज होती है और आपका फॉर्म, कॉन्फिडेंस जो है ना, इसी बात पे निर्भर करता है कि आपका कैप्टन आपको कितना बैक कर रहा है, आपकी टीम आपको कितना सपोर्ट कर रही है, कितना कंड्यूसिव माहौल है ड्रेसिंग रूम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस्ट तभी निकलता है। प्लस आपने मेहनत कितनी की है, आपने अपना होमवर्क कितना किया है, उस पर डिपेंड करेगा। और आपको किस्मत से साथ मिलके एक आधा अच्छा विकेट मिल जाए, आप उसके बाद जो है फॉर्म ही फॉर्म है, उसके बाद आप जो है लय पकड़ लेते हो और चलते रहते हो आगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब मैं इस फाइट के लिए ये मैच जरूर देखना चाहूंगा कि आरसीबी के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो उन स्पिनर्स सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं। इससे ये भी इवैल्यूएट करने में आपको फायदा मिलेगा कि जो विराट और फाफ ने जो करके दिखाया पेसर्स के खिलाफ या मुंबई की टीम के खिलाफ, वो कितने कॉम्पैक्ट हैं, वो सर्कल पूरा होता है कि नहीं होता। कि अगर वो स्पिनर्स के खिलाफ भी चल रहे हैं तो इसका मतलब वो सर्कल पूरा कर रहे हैं, फिर इस टीम को रोकना मुश्किल होगा। मगर अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर जो है एक कमजोर कड़ी है जो दूसरी टीमों को भी नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। और मतलब जिस तरीके की टीमें नजर आई हो, जिस तरीके से कुणाल ने एक्सप्लेन किया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैच रोमांचक हो सकता है ना। मतलब हवा का रुख की बात की, जैसे कि वो कहावत है ना कि हवा का रुख, तो हवा का रुख यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि ओस भी कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जरूर करेगा। अब बॉलर्स उसका कितना फायदा उठाते हैं और बैट्समैन कितने रन बना पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो एक बार फिर से जाते जाते ये भी बताना जरूरी है कि टॉस जीत लिया है आरसीबी ने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और ये चेज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर केकेआर की मजबूत दिखती हुई टीम कितने रन बनाती है। बिल्कुल, कितने रन बनाती है और ये जो है सारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। मगर आपको बता दें कि आप हमसे किस किस टाइम पे मिल सकते हो। जिस दिन 2 मैचेस होंगे उस दिन 3 बजे, 7 बजे, और जब भी मैच खत्म होता है 11, 11:15, 11:30 बजे, तब हम आपके सामने हाजिर होंगे। जिस दिन एक मैच होगा उस दिन हम 7 बजे, और जब भी मैच खत्म होता है पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे। अभी हमको भी इजाजत दे दिए क्योंकि मैच हमको भी देखना है, बड़ा इंतजार इस मैच का हमको भी है जैसे आपको
आपको है, और उसके बाद सारा एनालिसिस लेके कुणाल और अलका आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।